हमारी चमारों की बोहड़। इस बोहड़ पीपल के बीच में इतना फासला था कि हमारे न्याने होते खुबियों की तरह गुजर जाया जाता था। एक दिन लहर में आए भाइये ने घर के सामने वाले बोहड़ पीपल का तारीखी किस्सा छेड़ लिया, जिसके बारे में जानने की मेरी ख्वाहिश को सहवन ही बूर पड़ गया। अब देख लो, दोनों ने एक दूसरे को कैसे जप्पी डाल रखी है, बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। इतना कह के भाइया चुप सा हो गया, लेकिन मैं बेचैन था कि बात जारी रहे। इन बेज़बानों ने बिना बोले बिना चले जवान होके एक दूसरे को गले लगा लिया, और इधर बंदा है, साला बंदे को पास नहीं फटकने देता। भाइये ने खामोशी का छोटा सा दरिया पार करके बात आगे चलाई, पर उसके लाखे माथे पर आलूओं वाले खेत के पत्थरों जैसी तेवियां उभर आईं। मुझे अपने भाइये के चेहरे पर और उसके अंदर ज़र्ब तकसीम होने का एहसास हुआ। आंखों के सामने बोहड़ पीपल के खड़खड़ाते पत्तों के झड़ने का सा मंजर आ गया, और साथ ही नई कौंपलें लश्कारे मारती दिखाई दी। तुझे और बताऊं, ये बोहड़ पीपल हमारे बापू और राम सिंह के बाबे ठाकुर ने इकट्ठे लगाए थे। ये सुन के मैं उन रुखों और मनुक्खों की उम्रों के हिसाब में पड़ गया। अपने दादी की मौत, दादी और अपने भाई की उम्र से मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि इन दोनों पेड़ों को 1876 से 1880 के बीच में कभी लगाया गया होगा। अगर बहुत ही पीछे पड़ा है तो और सुन ले। ये बोहड़ तले खड्डियों वाली 16 मरले की कच्ची जगह अपनी बरादरी के लोगों ने मिलके नीचे वेहड़े वाले करतार सिंह से बिना लिखत पढ़त के खरीदी थी, और पक्कियों वाले भाई हरबंस सिंह ने इसे नापा था। उन दिनों कमियों को खेती के लिए तो क्या, कोठा डालने के लिए भी जगह खरीदने का हक नहीं था। इंतकाले अराजी कानून लागू था। उसके तहत चमार चूड़े पैसे देके भी अपने नाम से जमीन नहीं खरीद सकते थे। भाइया एक खास रौ में बह निकला, जिसके आगे मैं किसी तरह का बंद नहीं खड़ा करना चाहता था। जट, पाहमन, तरखान, नाई, झीर, सरेड़े वगैरह जातों के लोग हमारी बोहड़ को चमारों की बोहड़ ही कहते थे। किसी पिंड का कोई जट दूसरे से पूछता कि किधर से आया, तो वो जवाब में बताता चमारली की तरफ गया था। 4 चमार कमाद का डगारा उतारने के लिए करके आया हूँ। कई लोग चमाड़ी लफ्ज भी बरतते। भाइया जट के चले जाने के बाद कई बार साला चमारों का जैसी गालियां देके अपने मन की भड़ास निकालता। कटाइयों के दिनों में खाने पीने के वक्त जट हमारी बोहड़ तले या हमारे मोहल्ले लावी या कनक काटने के लिए चक्कर लगाते। कईयों ने नीचे कच्छा और गले मैला सा कुर्ता या झुग्गा पहन रखा होता, परना कंधे पर लटका रखा होता, जिसे वो टांगों से कुतड़ी या मच्छर हटाने के लिए बार बार बरतता। उसके जाने के बाद भाइया अक्सर ही कहता, पता नहीं इन जटों को कब अकल आनी है कि तू घर में आया है, नीचे धोती या परना ही बांध लेता। हमारे सारे टब्बरों के लोगों को पता होता कि किसकी रोही, किसकी रगड़ वाली, किसकी छल वाली और किसके घड़लों वाली कनक भारी है। टिब्बे वाली कनक की कटाई को बहुत से लोग मुंह ही ना करते, कहते कौन साला भुस्सड़ बनाए, टिब्बे में डालो कनक को। कोई जना कनक लावी और कटाई तय कर लेता। तीनों वक्त रोटी और 2 बार चाय मिलती। कई जटों को मेरा भाइया और मेरे तायों के बेटे जवाब दे देते कि हमें फलांके जाना है। बाद में कहते बोरी बाढ़ के चुकाता है मामा, खोटी नियत वाला। साथ ही ख्वाम खबरता रहता है कि तुम लोग हुक्का बीड़ी बहुत पीते हो, भला इस बहाने दम न लें तो ये टिकने कहाँ दें। सारा दिन चमड़ी उतर जाती है और भरने के वक्त 100 नखरे करते हैं। पीपल की चोटी के टहनों पर मोर सुबह शाम बैठते और ई वहाँ की आवाजें निकालते, फिर वहां से उठ के हमारे घरों की छतों पर उतरने लगते। हम चोगा डालते, वो हमसे ज्यादा न डरते। कव्वे पोहड़ की गोहलों को ठोंगे मारते, चिड़ियां बार बार उड़ती और फिर आ बैठती। बोहड़ पीपल के गिर्द मैंने कई मौकों पर धागे बंधे देखे, जिनके बारे में एक दिन मैंने भाइये से यूं ही पूछ लिया। पिंड के पूरब वाली तरफ के वेहड़े वाली बोहड़ और हमारी बोहड़ के ब्याह पूरी रस्मों के साथ किए गए थे। पिंड के लोगों ने बड़ी खैर सुख मनाई थी। भाइया पीपल और बोहड़ के काफी मोटे लंबे टहनों और उनकी घनी छांव की तरफ इशारा करके कहता, हमारे लिए तो इन पेड़ों ने बतेरी लहरें बहरें लगा रखी हैं, यूं कहिए उनके सुख के लिए मोली बांध देते हैं।
और क्या, उनके तले हमारी बरादरी के बहुत से परिवारों की खड्डियां थीं और रोटी रोजी उन्हीं से चलती थी। खड्डी के काम में घर के सारे लोगों को रुचना पड़ता। कैसे पहले सूत की अंटियों के चीरू बनाए जाते, फिर उन्हें चरखड़ी पर चढ़ा के चरखे की तकली पर नड़े बटे जाते। भाया ताने के लिए सरकंडे गाड़ता, जो नीचे से जुड़े हुए और ऊपर अंग्रेजी की वी शक्ल के होते। ये एक लंबी अकहरी पाल होती। कभी वो दो के आगे दो और सरकंडों की दोहरी कतार गाड़ता। इस कारज से खड़े पानी पे हवा से बनने वाली एक लहर जैसी दिखाई देती। जब नड़े का धागा खत्म हो जाता तो नए नड़े के धागे की मरोड़ी थूक की लौ से पहले धागे को देता। शाम तक तेज तेज ताना तानता। मेरा बड़ा भाई बख्शी भी इस काम में हाथ बटाता। भैया अगले दिन ताना खींच के पान चढ़ाता, ऊपर से एक बड़े कच को फेरता कि धागे आपस में जुड़ ना जाएं। फिर ताना इकट्ठा करता, आदर्श से उसका एक एक धागा थूक से मरोड़ियां दे के जोड़ता। फिर पल्ले के लिए खड्डी पर चढ़ाता। अब बाने के लिए नड़ियां बटी जाती। भैया खड्डी में टांगे लटका के बैठता। वो पैरों से पंजाले की पसारें बारी बारी दबा के ताने में से कभी दाएं हाथ से बाएं तरफ को फुर्ती से गुजारता तो कभी बाएं हाथ से दाएं तरफ को। अगर नौकीली ताल भारी चलती तो उसके गिर्द सरसों के तेल का हाथ मलता। वैसे भी काली लकड़ी की नाल खिसके इतनी मुलायम हो जाती कि हाथों में से फिसलती जाती। भाई और दाई की खड्डी के पास कुछ पड़ोसी जट बातें करने के बहाने आ बैठते। उनमें से ताया हरि सिंह, जिसे पिंड के सारे लोग हरि राम या लुंज ही पुकारते, और उसका बड़ा भाई चन्नू मुझे हाँक लगा के कहते, गुड। रत्ते बहामन के हाथ से लम्ब की डब्बी ले आ दौड़ के। ताया चन्नू सर खुजाता और भोगपुर की खांड मिल में हुई घटनाएं हंस हंस के सुनाया करता। मैं दौड़ के हट्टी पे जाता और सेकंडों में सिगरेटें ले आता। ताई होरा दोनों भाई कभी इकट्ठे तो कभी अकेले अकेले खड्डियों पे आके सिगरेटों के बम्बे निकालते। उनके ताई का बेटा रेशु सिंह अपने पास रेडियो रखता और तीसरे पैर से छुटपुटा होने तक यहाँ बैठा रहता। उसका सर पीछे से गोल आकार में मुड़ा हुआ देख के मेरी बेइख्तियार हंसी छूट जाती। मुझे उसको बार बार देखने का मौका मिलता जब ताया केस सुखाता या सर को हवा लगवाता। कई बार ज्ञानू नाई उसके सर के बीच के बाल वहीं मोड़ देता और कभी दाढ़ी का खत बना देता। जहां तक मुझे याद है, ताए के रेडियो पे मैंने पहली बार आसा सिंह मस्ताना का गाया हुआ किस्सा पूरन भगत और किस्सा हीर वारिस शाह सुना था। ताए के अनब्याहा होने के कारण कई लोग उसे पीठ पीछे चढ़ा या बोक बकरा भी कहते। इतने में कभी कभी तोतों की कोई डार तीर का निशान बनाती हमारे सरों पर से उड़ती बोलती गुजर जाती। भैया जब खड्डी से नलियां लेने घर जाने या पेशाब करने को उठता तो मैं चोरी चोरी हुक्के का सूटा मार लेता। भैया मेरी ये करतूत देख के दूर से ही मेरी बहन बेटी एक करता। इतने में पिंड की कोई जट्टी आ जाती। बहुत सी जट्टियां अपने पास से सूत या रुई दे के भाइये से डब्बियां, चिटियां, खेस खेसियां, चेतियां, चादरें बनवाती। वो मेरी माँ को अपने घर बुला के सूत या रुई तकड़ी में तोल के देती। माँ से हिसाब करके बदले में मेहनताने के तौर पर कनक या मकई के दाने देती। कई बार मैं भी माँ के साथ उनके घर जाने की जिद करता। जब मेरी माँ को जट्टी, सूर या लोगड़े रुई की पंड चुकाती तो साथ ही कहती, सेबो रुकना जरा, लड़के को गुड़ की पीसी दे दूं, खुश हो जाएगा। मेरे चेहरे पर रौनक आ जाती, मुंह में पानी भर आता। मैं अपनी सदा बहती नाक को अपने झुके के कंधों डोलों वाले हिस्से से बिना हाथ लगाए पोंछ लेता। माँ के आगे आगे दौड़ के घर पहुंच जाता। इन खड्डियों पर फौज के लिए तौलिए बुने जाते, लहरिया बुना जाता। सिल्क लिनन का 110 गज का ताना और 30-30 गज का थान होता। जब सिल्की दाने की खड्डी और खंडे के बीच में कुछ झोल पड़ जाता तो भाइया मुंह में पानी भर के छिड़काव करता। मैं अपनी जैसी छोटी सी हंसी हंसता। भाइये के 2-3 बार यूं पानी छिड़कने पे दाना बिल्कुल तन जाता। वो फिर हाथों के 10 नाखूनों और पैरों के 10 नाखूनों को फुर्ती से हरकत में ले आता। दाने का तब साला मिलता ही क्या था, एक थान पे 5 रुपए। दाने का सारा कच्चा माल होशियारपुर के पिंडों जोड़ा, खानपुर, खलासपुर के मुसलमान चुलाहों और नैनवालिया मुंशी से बुनने के लिए लाया जाता। सारा पैंडा पैरों पे तय करना और 2-2 मन की गांठें सर पे उठा के लाते। कभी कड़के की धूप, कभी मी,
कभी सर्दी, कभी कहर की ठंड, फिर भी चलते जाना होता था। भाइये ने झूमते हुए एक और अकथकथा छेड़ दी। अब मैं देखता हूँ कि ये पिंड 7 से 27 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं। हम तो खबरें पैदा ही जुल्म झेलने के लिए हुए हैं। काहे का जीना था तब हमारा। भाइये ने अपनी दुखती रग पे एक बार फिर हाथ रखा। एक बार पता है क्या हुआ? भोगपुर की चौकी का दारोगा यहाँ खड्डियों में आ गया। धर्मनाल बड़ा जवान था साला वो लाला। मुझे और धन्ने को कहने लगा कि कल थान लेके ठाणे आ जाओ। अगले दिन हम कितने सारे थान ले गए। उसने एक एक थान हम दोनों से छांट के रख लिया। हम खड़े रहे कि कुछ देगा। हमें उल्टा डपटा मार के बहन का कसम कहने लगा, भाग जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। धर्मनाल हमारी टांगें कांपने लगी। हम फटाफट थाने से निकल पड़े कि कहीं कोई और माँ का यार आके ठगी ना मार ले। भैया बात को विस्तार देता रहा। कुछ पलों बाद वो फिर अपनी पहली बात पर आ गया। इन खड्डियों में बड़ी रौनकें हुआ करती थी। ये सुन के मुझे बचपन में इस बोहड़ के झड़े हुए पीले पत्तों की बनाई हुई भंभीरियां दिखाई दी, जब मैं हवा के खिलाफ दौड़ता हुआ हवा हो जाता था। ये याद करके मेरे तन मन पे रौनक इस बोहड़ पीपल की छांव की तरह फैल गई। ब्याहों शादियों के वक्त बोहड़ के टहनों से बंधे लाउड स्पीकर याद आ गए। जादूगरों और तमाशा दिखाने वालों की तरफ से देसी ठेके की शराब की बोतलें, अनसिले कपड़ों के सूट और दूसरा कितना ही सामान निकाला जाता। याद करके मैं अंदर ही अंदर खुश होकर रह गया। पीतल के भांडे कलई करते कारीगर की अंगीठी के धुएं से मुझे हत्तू आता महसूस हुआ। हमारा दीवान हीर का किस्सा पढ़ के सुनाया करता था। बड़ी हाले की आवाज थी। आधा पिंड इकट्ठा हो जाता था। भाइये ने कहा। अब उसके मुंह पे हल्की सी मुस्कान उभरी। इसी दौरान मुझे अंधे साधु गरीब दास का ख्याल आया, जो गर्मियों में बोहड़ तले पूरन भगत, कोलान, राता रानी और दहूद का किस्सा सुनाया करता था। वो एक हाथ से तूंबा और दूसरे हाथ में पड़ी खड़तालें बजाता जाता। बीच बीच में किस्से की तफसील बताता जाता। रह रह के हुक्के का कश भी भर लेता। उसकी लंबी बग्गी दाढ़ी मूछें धुआंसी होके लाखे रंग की हो गई थी और उसके गेरवे रंग के चोले से उनके गडमट हो जाने का गुमान होता था। उसके लंबे केसों में जुओं और लीखों की भरमार का दूर से ही पता चल जाता था, जब वो अपनी पगड़ी तले लगातार खुजाया करता। गरीब दास को सारे अंधा साध ही कहते। गाने के दौरान कई बार वो मुझसे कहता, गुड, चिलम में आग धर दे। वो आधी आधी रात तक गाता रहता। चलते वक्त उसे कोई न्योता देता, महाराज कल हमारे घर प्रसाद चख लेना। एक और अंधे साधु का मुझे चेता आया, जिसने अपना नाम इस्लाम रखा हुआ था। हाथों में सुमो वाली डांग रखता और हरा चोला और हरी टोपी पहनता। साल में 2-3 बार आके हमारे पिंड में कुछ दिन रहता। हमारे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में मेरे भाई होरा के ताई के बेटे के यहाँ वो कव्वाली, काफी और दूसरे धार्मिक गीत सुनाता। वो हारमोनियम या सारंगी बजाता। उसके दूसरे मुरीद जोड़ी और सारंगी बजाते। उसे हालसा चढ़ जाया करता। उसकी आवाज ऊंची होती जाती, जो थमने में ना आती। वो साधु था तो हमारी बरादरी का, पर उसने इस्लाम को अंगीकार कर लिया था समाजी बराबरी की खातिर। उसके परोशनों के तुफैल मेरे अपने ताई के तीनों बेटों ने उसे अपना मुर्शद बना लिया था। उसे गुरु ग्रंथ साहब की बानी का भरपूर ज्ञान था। वो कई ग्रंथियों के गुरबानी के गलत उच्चारण को पकड़ लेता और सरे आम फटकारता। वो ललकार के कहता, मुझसे पूछो कौन सा शब्द किस सफ़े पर है। मुझसे गुरु ग्रंथ साहब चाहे उल्टा पढ़वा लो। पिंड के कई लोग उसके विचार सुनने आया करते। एक बार हमारे मुहाने वाले संतों ने इसी खड्डी वाली जगह पे इसी बोहड़ तले दरबार साहब का खंड पाठ कराया। ये बात छेड़ के भाइये ने जैसे मेरे ख्यालों की लड़ी को और जोड़ने की कोशिश की। चाहे मैं बहुत छोटा था, पर मेरे सामने संत रामलाल का गोरा निचोड़ चेहरा जाहिर हुआ, जो उनकी दूध जैसी सफेद दाढ़ी से मेल खा रहा था। गुनी ज्ञानी होने के कारण सारे पिंड में उनकी अच्छी मानता थी। भोग के वक्त पिंड की तकरीबन सारी बरादरी के लोग उनके वचन सुनने आए। जब प्रसाद बांटा जाने लगा तो वो बारी बारी हाथ धोने या पेशाब करने के बहाने खिसक लिए।
इस वाक्य का चर्चा हमारे लोग कई दिनों तक करते रहे। कहते, भला जब प्रसाद नहीं लेना था तो आए क्या थुन लेने के लिए थे। बरसातों में बुनाई का काम बहुत ही घट जाता, इसलिए कि मेरे लोगों ने पिंड के या पास के पिंडों सोहरपुर, मानक ठेरी, रास्तगो, सिकंदरपुर, ढड़ा सवरा की जट जमींदारों से भैंसे उधारे या पंचदवंजी हिस्से पर ले रखी होती, जिन्हें बोहड़ तले बांधा जाता। लस्सी दही से बोहड़ के पास के कुएं में से पानी के डोल निकाल के नहलाते, पूंछे मूंदते, धुलियारे डालते। मेरा भाइया भैंसों के गलों में घंटियां और पैरों में झांझरें पहनाता। हमारा सारा टब्बर उनके आगे पीछे ही रुझा रहता। हम, मेरा भाइया, मेरा बड़ा भाई और मैं पिंड के पास से बहते चो में से और या टिब्बे से रेता लाके उनके नीचे बिछाते। जाड़ों में मैं और बख्शी रस्तों के किनारों की टहनियों से झड़े बिखरे पत्तों को समेट लाते। कभी कभी खेतों में से गन्नों की खोरी जटों से चोरी इकट्ठी करके ले आते और भैंसों के नीचे डालते। जब भैंसें ब्याहने वाली होती तो वाजिब मूल मिल जाता, अक्सर जट खरीदते। यूं मेरा भाइया साल डेढ़ साल बाद भैंस का रस्सा जंजीर खोल के जट के हाथ में थमाता। घर वालों के मुंह लटक से जाते। कभी कभी भैंस हमारे घर ही सू जाती। मैं कट्टी कट्टे से खेलता, लाड करता। जब कटरोट रस्सा चबाता तो मैं खुश होता। मैं उसके मुंह में घास की लीरियां लीरियां डालता तो वो उसे और मेरे हाथ को दबाने की कोशिश करता और मेरी आंखें नम हो जाती। पल भर बाद मैं उसका सर सहलाने लगता। इस मुख के कारण ही मैं भैंस के पीछे जाते कट्टे के लिए जिद करता। हम एक और ले आएंगे, पंचकल्याणी, भूरी, मीमो जैसी। कई बार माँ मुझे बहलाती। भैया अपने पहले घर गई भैंस की सिफतें करता न थकता। धर्मनाल बड़ी सूंखी थी, चट बड़ा भारी था। कभी कहता, हमारे पास पैसे होते तो हमने रख लेनी थी। हमें पार उतार देती वो, पर हमारी साली किस्मत कहाँ। इस बोहड़ तले रुलिया नाई हमारी हजामते करता। हमारे सारे न्याणे उसे ताया पुकारते थे। सर के बाल मोड़ते वक्त वो हमें जमीन पर बिठा लेता और गले से झुग्गा उतरवा लेता। वो पास बैठे ताए बहंगे या दलीपे से हुक्के के कश भरता रहता। कितनी कितनी देर बैठा मैं ओप और थक जाता और बाल सुइयों की तरह चुभने लगते। कैंची मशीन के बाद उसका आखिरी हथियार उस तरह होता। जब वो अपनी खुच्ची में से निकालता तो चमड़े के एक गोल आकार टुकड़े पर दो चार बार कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ को रगड़ के घिसाता। फिर उसकी धार को जांचता और दाहिने हाथ के अंगूठे के बराबर की दो उंगलियों को पानी भरी कोली में भिगो के कनपट्टियों और कानों के बीच की जगह को तर करता। मैं दहल जाता। वो बस बस कहता तो उसके कानों की नीतें झूठे ले जाती। वो फिर मेरे सामने जमीन पे रखे छोटे से शीशे को उठा के अपनी कुतरी दाढ़ी और मूंछों को संवारता, अपनी चिटोरियों को सफेद पर मैली पगड़ी के नीचे करता। जब भाइया कटे हुए बालों को देखता तो तबसरा करता, कंजर की सारी उम्र गुजर गई, बाल मोड़ने ना आए। देख कैसी थलियां डाल दी हैं, देख तो सही सेबो। साले ने इधर भी लड़के के हड्डियां डाल दी। एक बार मैंने भाइये से पूछा, ताया हमारे बाल काटने ढड्डियां 4 किलोमीटर दूर पिंड से आता है। हमारे पिंड में ताया ज्ञानू और उसका भाइया बांता सिंह जो हैं, वो हिंदू नाई हैं, हमारे बाल नहीं मोड़ते। भाइया ये कह के किसी और काम में लग गया। बात ज्यादा मेरे पल्ले न पड़ी, पर ताए ज्ञानू को मैंने कई बार जटों के जानवरों की पूंछें मोड़ते देखा था। बोहड़ पीपल तले की खड्डियों वाली साफ सुथरी जगह के कारण जहाँ कोई न कोई सरगर्मी रहती। लड़कों लड़कियों के ब्याहों के दिन तय होते, ब्याह होते, जंतियों के उतारे होते, मर्ग पे लोग यहाँ फूड़ी पे बैठते। इस बोहड़ पीपल के सदके हमारा मोहल्ला समूचे पिंड के मनोरंजन का वसीला भी था। इस जगह नकलें होती। साल की रस्म हर साल बरसात के बाद माल डंगर की खैर सुख के लिए निभाई जाती, जो चमारों के फर्जों में शामिल थी। इसकी तैयारियां महीना भर पहले ही शुरू हो जाती। हम चढ़ती उम्र के लड़के अपने से बड़ों के साथ साल के वास्ते सामग्री और दूसरी रस्में निभाने वाले चेलों और नकलों के लिए रसद के तौर पर 5 पाव के हिसाब से अनाज हर घर से उबराने जाते। हमारे और कई गरीब जट परिवारों के घरों में दाने फक्के की कमी होती, जिसकी वजह से वो अपने जानवरों की गिनती घटा के बताते। साल जानवरों की मुंह और खुर की बीमारी दूर करने और सुध देवता को रिझाने के लिए होता।
इसकी रस्में पूरी करने वाले भक्तों का मुखिया कंड्याने वाला किरपा होता। वो बहुत ऊंचा लंबा और चौड़ी छाती वाला था। उसने गेरवे कपड़े पहने होते और गले में कई मालाएं। उसकी बेटी नंदी हमारे घरों में ब्याही हुई थी और उसका जवाई मस्सा भी चलियाई करता था। वो अपने आप को मस्सा सिंह कहलवाता, पर मढेर उसे मस्सा रांगड़ ही कहती पीठ पीछे। किसी की गाय भैंस दूध ना देती तो वो आटे के पेड़े को हाथ में लेके मुंह ही मुंह में बुदबुदाता और फिर रुक रुक के फूंके मारता। बाद में पेड़ा कराने आई औरत के बारे में खुश होके कहता, साल रोयांदी, गाय को चारा डालती नहीं, दूध क्या आसमान से टपकेगा भला। वो बातों बातों में मीठी मस्खरियां भी कर लेता। आ गई लेके हाथ हौला कराने, कहे भाइया वोहटी के पैर भारी नहीं होते। तो भाइया उसमें क्या करे। वो कई बार मजाक वाली बात को नाक में बोलता। साल की शुरुआत हमारे घर पूरब की तरफ की पिछली कच्ची दीवार के साथ मट्टी की एक छोटी सी लिपी पुती ढेरी पे बाबा सिद्ध चानू के नाम पे कुछ अश्लोक मंत्र पढ़ने से होती। संग्रांद और अमावस पे हमारे बेहड़े के लोग मस्सा को अपने जानवरों की तंदुरुस्ती के लिए उस थड़े के ऊपर रोट और चूरमा न्यानों को बांटते, जो आमतौर से कनक मकई के आटे और गुड़ को मिलाकर पकाए बनाए हुए होते। बाबा सुध चानू या बाबा सुध वली चमारों का एक मशहूर शक्तिशाली देवता और जानवरों का रखवाला माना जाता है। सुबह शाम बाबा सुध चानू और भगवान कृष्ण का अखाड़ा लगता, हारमोनियम बजाया जाता, भक्त श्लोक पढ़ते और दो भक्त आपस में मल की तरह कुश्ती लड़ते। भगत कथा सुनाता कि कृष्ण जी महाराज बड़े नीतिवेता और जोधा थे। एक बार उनकी बाबा सिद्ध चानू से टक्कर हो गई। 18 दिन तक अखाड़ा लगा रहा। कृष्ण जी बाबा सुध को चित न कर सके। आखिर दिन छुपने के बाद कृष्ण ने अपने पैर के पदम सदके ऐसा कर दिया जैसे अभी सूरज गरूब नहीं हुआ और आराम करते बाबा सुध को धोखे भरी चाल से चित कर दिया। अखाड़े के आखिरी दिन की रात को साल होता। पिंड के लोगों समेत आसपास के पिंडों के लोग इतनी बड़ी गिनती में आते कि घरों के बनेरों पर तीवियों न्यानियों सियानों की कतारों से एक और दीवार उठी खड़ी दिखाई देती। आरती अरदास होती, गुरु वेदास की मोहमा होती तो भूरा चिमटे से सुलगते कोयले फटफट निकलता, चबा के भी खाता, कभी दांतों के बीच कस लेता, अंदर से बाहर को बौछार मारता, चिंग्याड़े निकालता। भगत साथ साथ गाते रहते, भूरा आग खाएगा। लोग हैरान होते। जूं ही रस्म पूरी होती तो साजिंदे फौरन ही आवाज उठा देते, थाथैया थाथैया। साथ ही नचार, जिसने लड़कियों का लिबास पहन रखा होता, छलांग मार के जोड़ी बाजे वालों के पास पिड़ में आ जाता, बोल उठाता, विच बाफा छड़े शरीर कुर्ती मलमल दी, या लख मिन न दर्जिया मेरा सूट सीधे वन पीस दा, या गुलगुल वर्गी जट्टी खा ले ओ काले नाग ने। उसके साथ ही रुपए पैसे की वेलें देने की शुरुआत हो जाती। जब लांभले पिंड का कोई जना या पिंड के एक धड़े का आदमी 501 की वेल कराता तो वेलों का सिलसिला वेल जितना ही लंबा होता जाता। नोट टिकोए की तरह खांडे या बर्छे से बांध के ऊंचे किए जाते। नचार लड़का दाहिने हाथ के अंगूठे और पहली उंगली को मुंह में डाल के सीटी बजाता तो साजिंदे पल भर के लिए साजों की आवाजें नीची कर लेते। वेल रुपए की वेल, 101 रुपए की वेल, मेते छड़े की वेल, मेरे खसम मेते की वेल। इस जैसी वेलें छड़े अपने लिए कह के करवाते। कई बार कोई शराबी उस लड़की को पकड़ लेता, वो भी आंख दब के शराबी टोलियों को खुश करते हुए उनकी जेबें खाली कराने में 16 किल्ले संपूर्ण का सबूत देते। हमारे पिंड में नकलों के लिए मानक ढेरी के मिरासी आते। इन मिरासियों को वहां के लोगों ने हमलों में पाकिस्तान नहीं जाने दिया था। साल वाले भगत और नकलिये पिपला वाला पिंड के चमार बरादरी के थे। नकलिये भगत जट और शेरी के रूप में नकल लगाते, जिसके मुकालमे यूं होते। जट, हाँ भाई धनिया, नौकर लगेगा। कम्मी, जी सरकार। जट, बोल क्या मांगता है। कम्मी, खाऊं पीऊंगा तुम्हारे सर। जट, खाना पीना हमारे सर। कम्मी, लीड़ा कपड़ा तुम्हारे सर। जट, लीड़ा कपड़ा हमारे सर। और कम्मी, तेल साबुन तुम्हारे सर। जट, हाँ तेल साबुन हमारे सर। और
कम्मी, जूती तोड़ूं तुम्हारे सर। इसके साथ ही हंसी के गुब्बारे और ऊंचे हो जाते। जट जब इस कम्मी की पसलियों पर चमड़े की तिकोनी पटाखी बरसाता, नकल लगाने वाले ने पहले ही जुग्गा गले तक उठा रखा होता। यूं मनोरंजन भरी रात का तीसरा पहर हो जाता। साल वाला भगत बीच में टोक के कहता, खुशिया भीमा जहां भी बैठे हों थड़े पर चले आएं। साल की आखिरी रस्मों को सिरे चढ़ाने के लिए भगत कृपा को चारपाई पर डाल के 4 जने कंधे दे के पिंड के पश्चिम में बसी में ले जाते, जहां वो एक टूना करता और जानवरों पे पड़ी भारी पिंड से बाहर निकालता। चारपाई के आगे की तरफ हाथी की सूंड बना के हाथी की सवारी का सवांग किया जाता। जाते वक्त आपस में बातचीत न करने की सख्त हिदायत होती। 2-1 बार ये रस्में देखने के लिए मैं भी साथ गया। बसीमे से थोड़ा पहले ही हमें रोक दिया जाता ताकि चीज न्यानों पर वार न कर दे। भाई अब की बड़ा भार पड़ा, बड़ी भारी थी जानवरों पे। आते हुए बात चली, किरपे भगत का बोझ कौन सा कम है, खुशिया सबसे मंधरा है, तभी ज्यादा बोझ उस पर पड़ा। मैंने सोचा। पौ फटने से पहले ही जागर चौकीदार हांक लगाता, माल डंगर साल के नीचे से गुजारो भाई। पिंड के एक एक जानवर को सियालकोटियों की बोहड़ के टहने से लाल कपड़े में लपेट के बांधे चीथड़ों, सामग्री और मोली के धागों के नीचे से गुजारा जाता। ये टहना पूरे रास्ते के ऊपर यूं फैला हुआ था जैसे किसी शाही दरवाजे का सेरू हो। इस रस्म के बाद सारे पिंड के घरों हवेलियों में पानी के छींटे दिए जाते, गुलगुल धूप की धूनी दी जाती, कुछ सामग्री इस्तेमाल की जाती ताकि अगले दिनों में लोग उसकी धूनी जानवरों को देते रहें। हमारी बोहड़ पीपल तले गर्मियों बरसातों में 12 टहनी, निकापूर और ताश के खिलाड़ियों की टोलियां जमती, हुक्कों की गुड़गुड़ होती। कई बार तो बोहड़ से थोड़ी दूर पे नांगों के छप्पड़ पे बोते मेंढकों की कुड़ी कुड़ी और हुक्कों की गुड़गुड़ एक दूसरे में समा जाते। उन दिनों मेरी बुआ और दूसरी धिया न्यानियां अपने भाई भतीजों को रखड़ी बांधने आती। रखड़ी वाले दिन भाई होरा कलाइयों पर घंटा 2 घंटा और फिर उनको हुक्के की नाल पे सजा के बांध लेते, जो महीना भर बंधी रहती। बोहड़ की छोटी टहनियों पे छोटे न्यानों के लिए पींगे डाली जाती, बड़ी तीवियों मुटियारों के लिए पीपल के मोटे टहनों पर पींगे मर्द डाल के देते। ताई तारो और चाची छिन्नी इतनी ऊंची पींग चढ़ाती और लहराती कि मुझ जैसे न्यानी उम्र वालों के दिल को हौल सा उठने लगता और कई बार ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता। हमारी बोहड़ जहां बरसातों में समूचे पिंड को पूड़ियों के लिए पत्ता मुहैया करने और दूसरी खुशियों का वसीला बनती, वहां झगड़े रगड़े, तनाव और बहस तकरार की साखी भी बनती। जब कभी जट्टों का कोई मुझफुट घबरू अपना गड्ढा हमारे घरों के सामने से ले जाता और गड्ढे पे खड़ा होके बैलों के नत्नों में डाले रस्सों को पकड़ के पुचकारता और गाता। हमारे घरों की ओट जैसी नीची दीवारों के ऊपर से हमारी मलूक जैसी धियों बहनियों को ताड़ता। हमारे बंदों में से कोई जना भड़क के बोलता, मामा गड्ढा फिरने की तरफ से नहीं जाता, या कहता, तुझसे बैठ के गड्ढा नहीं चलाया जाता। कोई और जना मुंह में बुड़बुड़ करता, बना फिरता है साला रानी खां का, हर वक्त ठोंस देते हैं, हगना मुतना बंद कर देंगे। भला तुम रब से धुलवा के आए हुए हो, अगर तुम्हें जमीनें मिल गई हैं तो हम नहीं तुम्हारे जैसे। कई बार शराब में धुत बख्तू या उसका छोटा भाई लम्मा सोटी आके बुलेले मार देते, मारी धार चमार ली। दोनों बरादरियों का आमने सामने का टकराव हो जाता, डांगे हवा में उछलती, दोनों तरफ से गालियों के मिसाइल दागे जाते। 5-7 मिनट की यह घटना तब खत्म होती जब ताया चनन सिंह अपने बेटों को बुरा भला कहता और हमारे बंदों को कहता, अब परे करो, मेरी धोली दाढ़ी रोल दी औलाद ने। इस बोहड़ तले हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। भाइये ने अपने अंदर की बात इस लहजे में की जैसे वो हमें कुछ बताना चाहता हो। ये रात को रोटी खाने के बाद का वक्त था। हाँ बता भाइया, मैंने बेसब्री से पूछा। हमलों से पहले लंबड़दार शेर सिंह सीधा जहां हमारी खड्डियों पे आता, हुक्म चलाता, ठाकुरा तू और खुशिया कल थानेदार की घोड़ी के लिए घास ले जाना। मी हो या आंधी, हम मारे भांदे ठाने घास ले जाते। पहले लंबड़दार को घास के गट्ठर दिखाते, वो दोनों हाथों से टटोल के जांचता और देखता कि घास बंधी भी है कि नहीं। ठाने जाके हम घबराए रहते,
जब तक मुंशी की तसल्ली न होती पन्नों के पास खड़े रहते। बड़े खराब दिन थे। डॉक्टर अंबेडकर और मंगूराम उठे तब कुछ हौले हुए। हमलों के बाद भी पुलिस वाले आते रहे, पर हमने घास ले जाना बंद कर दिया कि अब मुल्क आजाद हो गया। और बताऊं? भाइये की आंखों में लाली चमक रही थी। बता, हमने कहा। एक बार जैलदार अक्षर सिंह और शेर सिंह लंबड़ इधर से गुजर रहे थे। हम सारे जने अपने ध्यान में खड्डियों पर बुनाई कर रहे थे। अचानक जैलदार घोड़ी से उतरा, चाचे छज्जू के डंडे बरसाने लग पड़ा। कहे, मेरी घोड़ी की बागें नहीं पकड़ी। चाचे ने बतेरे तरले किए कि सरदार जी तुम्हें देखा नहीं, नहीं तो बागें पकड़ लेता। सारी चमारली को नोलता रहा। कहे, घोड़ी के टापों की आवाज नहीं सुनी? धर्मनाल, हम खड्डियां छोड़ के अपनी अपनी जगह थर थर कांपते रहे। आखिर शेर सिंह ने जैलदार से कहा, छोड़ो परे अब सरदार जी, छज्जू रामा आगे से ख्याल रखना। कह के दोनों जने घोड़ियों पर चढ़ के रास्तकों की तरफ चले गए। जैलदार साले को जज जितने इख्तियार थे, जिसे मर्जी अंदर कराता, जिसे मर्जी छुड़ा देता। 7 खून माफ थे साले को। तभी दुनिया डरती थी उससे। बेकारें बुतियां कराने को हमारे कितने ही बंदे ले जाता, फैन का कसम। भाई का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। फिर मुझे लगा कि वो हमें जैसे आजादी के असल माने समझाने के लिए उकसा रहा है। अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू इस जैलदार सरदार को मैंने भोगपुर थाने के पास कई मौकों पर घूमते देखा। उसे उन दिनों में भी देखा जब वो मरने के इंतजार में जिंदगी काट रहा था, पर उसकी पग का कला तब भी किसी अकड़ की हामी भरता हुआ सर से ऊपर को ऊंचा उछलता दिखाई देता था। भाइये ने कहा, ऐसी होती रही हमारे साथ। औखे सौखे पढ़ लो सोहरी दियो, जिंदगी सुधर जावेगी। अब तो पहले से जमीन आसमान का फर्क है। फिर वो दिन भी आ गया जिसका मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था, और वो मेरी याद का एक ना भूलने वाला वाकया बन गया। ये 1972 के फरवरी के महीने की बात है। मैं 10वीं जमात के आखिरी दिनों में था। स्कूल से पलटा तो देखा हमारी बोहड़ पीपल के मोछे कट चुके थे। छांव देखने को नहीं थी। किसी पुराने समय में जंग में शहीद हुए सूरमा के टुकड़ों की तरह बोहड़ पीपल के लंबे लंबे मोटे मोटे टहने जमीन पे पड़े थे। तने के सीने पर जागर चौकीदार और उसके बेटे जल्लादों की तरह तेज तेज आरा चला रहे थे। ताजा गुजरे भरे जाड़ों की याद अपने आप मेरी आंखों के आगे फिर गई। जब भारत पाकिस्तान जंग के दौरान हमारे बहुत से परिवारों ने ब्लैकआउट रातों को उसकी पनाह ली थी। उसकी औट तले मोर्चे खोदे गए थे। जब आदमपुर हवाई अड्डे या शुगर मिल भोगपुर के आसपास पाकिस्तानी बम गिरता तो लोग दौड़ के उन मोर्चों में जा छुपते। उन डरावनी रातों में इस बोहड़ पीपल तले ठेकरी पहरे के लिए पिंड के लोग इकट्ठे होते। खौफ के दौरान भी मैंने यहाँ जिंदगी को धड़कते देखा सुना। हंसी मखौल को इंदर सिंह का सूरना तूल दे के चोटी पर पहुंचाता, जब वो भुज मार के ऊंची आवाज में हंस के कहता, इन जाड़ों की रातों की चोरियों का भेद दुसहरे से पहले ही खुल जाएगा। क्यों किशनिया? हम चढ़ती उम्र के लड़के राज की बात समझ जाते। बोहड़ पीपल की मोछों को देख के मुझे महसूस हुआ जैसे हमारे सरों से सचमुच साया उठा लिया गया हो। खड्डियों वाली जगह पत्तों से खाली नंगी सी हो गई। हमारे लोगों पर होते जुल्म के गवाहों का खात्मा कर दिया गया। इस दुखदाई घटना से मेरे घर वालों के चेहरों पर महसूस का मातमी पहरा साफ दिखाई दे रहा था। दादी ने झुटपुटा होने तक बद्दुआओं की झड़ी लगा रखी थी। दादे मराउनियों, तुम्हारा तुखम न रहे। जैसे तुमने मेरा दिल दुखाया, रब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। दादी ने ब्याह के आने से लेके इस बोहड़ पीपल को बड़े होता देखा और उसकी छांव ली थी। उसके दिल को डबो देने वाली बात ये भी थी कि उसके पति की हाथों की लगाई इस निशानी का नामो निशान मिटा दिया गया था। भाइये ने भी बड़ा दुख मनाया, पर उसने ये कह के दिल को दिलासा दे लिया, चलो जो हो गया सो हो गया। अब जटों की मढेर तो ना आके बैठेगी यहाँ।